हम देखते हैं जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हमें क्या देखना है, तो एक तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत देखना है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो एडविन केनन ने दिया वो देखना है, और भारत सरकार की जनसंख्या नीति देखनी। तो जनसंख्या सिद्धांत को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत जो माल्थस देते हैं, और सामूहिक या सामाजिक आधार पर जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स देते हैं। माल्थस ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक निबंध लिखा, जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में ये सिद्धांत दिया इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। इसे निराशावादी सिद्धांत भी मानते हैं। यूरोप की जनसंख्या के आधार पर उन्होंने दो मान्यताएं बताई, भोजन की आवश्यकता, खाद्यान्न आपूर्ति, और स्त्री पुरुष के मध्य स्वाभाविक कामुकता, ये जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। इनके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है और संसाधन गणितीय विधि से। जैसे जनसंख्या ज्यामितीय विधि से 1, 2, 4, 6, 8, 16, और संसाधन गणितीय विधि से बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। इसी क्रम में इन्होंने बताया कि जनसंख्या 25 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी और 200 वर्ष में 256 गुनी हो जाएगी, और संसाधन 200 वर्ष में केवल 9 गुना ही वृद्धि होगी। इससे 2 वर्ग उत्पन्न होंगे, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इन्होंने प्राकृतिक व कृत्रिम उपाय बताए। प्राकृतिक उपाय में इन्होंने देरी से विवाह और आत्म संयम का सहारा लेने का सुझाव दिया। इनकी एक मुख्य आलोचना कार्ल मार्क्स को फॉलो करने वाले इन लोगों ने की। एक आता है नव माल्थसवाद सिद्धांत 1950 में, मार्गरेट सेंगर और मैरी स्टीप्स ये गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग करने का सुझाव देते हैं नव माल्थसवाद में। अब आते हैं हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। एडविन केनिन, ये भी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। और इसी से जुड़े अन्य व्यक्ति है रॉबिन्स, डाल्टन, केर सैंडर्स। जब संसाधन व जनसंख्या संतुलित रहती है तो वह स्थिति ही अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। इनके अनुसार m बराबर a माइनस ओ, यहाँ पर a वास्तविक जनसंख्या है और o अनुकूलतम जनसंख्या है, m a संतुलन, जैसे a माइनस ओ बटा ओ। अगर a अधिक है तो अधिक जनसंख्या वाले देश, और a कम है और o ज़्यादा है तो कम जनसंख्या वाला देश होगा। a और o जहाँ पर बराबर हो जाएंगे वहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। m धनात्मक है तो जनाधिक्य होगा, m ऋणात्मक है तो जनसंख्या न्यून होगी, और m व o अगर बराबर हैं तो आदर्श व अनुकूलतम स्थिति होगी। एडविन केनन के अनुसार इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में संसाधन व जनसंख्या के अनुपात के संबंध के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाओं में एक जो पहली अवस्था हो सकती है जैसे अतिरेक जनसंख्या, जहाँ पर संसाधन कम होंगे और जनसंख्या अधिक होगी तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। एक स्थिति यह हो सकती है कि जनसंख्या कम और संसाधन अधिक, तो न्यून जनसंख्या स्थिति हो जाएगी। और एक होगी संसाधन भी कई कम होते हैं, कई ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या कभी कम कभी ज़्यादा होती है, तो ये अनुकूलतम जनसंख्या हो जाएगी। विश्व में सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या शब्द कैंटिलोन ने दिया। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन ने दिया। विभिन्न विद्वानों के विचार जैसे रॉबिन्सन अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। रॉबिन्सन के अनुसार रो मत अधिकतम उत्पादन संभव होगा तो वो अनुकूलतम जनसंख्या होगी, रो मत अधिकतम उत्पादन होगा तो वह अनुकूलतम जनसंख्या होगी। अब आएगा साउंडर, ये साउंड करेगा कि उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके ऐसी जनसंख्या ही अनुकूलतम जनसंख्या है। फिर बाद में केनन ये कान पकड़ के कहता है कि वह जनसंख्या जो किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों से प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो सके, यही अपनी अनुकूलतम जनसंख्या होगी।
जनसंख्या से संबंधित एक फैक्ट हम यहाँ देख लेंगे। जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन ने किया और संशोधित रूप नोटेस्टीन ने किया। नोटेस्टीन को ही जनांकीकी के पिता कहा जाता है। ये सिद्धांत जन्म दर व मृत्यु दर के मध्य आर्थिक विकास के साथ साथ बदलता रहता है तथा एक देश को जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक देश को जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे प्रथम चरण, इस चरण में क्या होगी कि जनसंख्या वृद्धि की निम्न दर होगी, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर उच्च है तो मृत्यु दर भी उच्च होगी। तो जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, तो ये स्थिति जनसंख्या वृद्धि की निम्न दर कहलाएगी। उसके बाद द्वितीय चरण की स्थिति आएगी, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर होगी। यहाँ पर जन्म दर बढ़ेगी, गिरती हुई दर तो गिर रही है लेकिन जन्म दर बढ़ रही है। मतलब जैसे 10% थी तो 9% हो गई, लेकिन उच्च जन्म दर और मृत्यु दर तेजी से कम होगी, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर कहलाएगी। यहाँ पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी और युवा जनांकीकी की वृद्धि होगी। यानी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में युवा जनसंख्या ज़्यादा होगी। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी और युवा जनसंख्या वृद्धि होगी। उसके बाद आता तीसरा चरण। तीसरे चरण में जनसंख्या की वृद्धि की दर निम्न दर होगी। यहाँ पर स्थिर जनसंख्या होगी। यहाँ पर जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम होगी, तो यहाँ ये स्थिर जनसंख्या की अवस्था कहलाती है। अब हम देखते हैं भारत सरकार की जनसंख्या नीति। भारत सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में आई। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर 15 जनवरी 2000 को ये जनसंख्या नीति आई थी। 3 वर्गों में इसके उद्देश्य वर्गीकृत थे। इस जनसंख्या नीति के उद्देश्य 3 वर्गों में बटे हुए थे। तात्कालिक उद्देश्य या लक्ष्य, इसमें क्या था, तात्कालिक में गर्भ निरोधक सुलभ आपूर्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे का विकास तथा स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति। दूसरा उद्देश्य जो मध्यकालीन उद्देश्य थे, इसमें क्या करना था हमें, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक सीमित करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, विवाह की आयु 18 से 20 करने का प्रयास करें, इससे पहले नहीं, और गांव नगर तक मौलिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट में 20% की कमी लाना। 80% प्रसव संस्थागत हो और 100% प्रसव प्रशिक्षितों द्वारा हो, ये लक्ष्य रखा गया। जन्म, मृत्यु, विवाह, गर्भधारण सभी का 100% पंजीयन हो। शिशु मृत्यु दर को 2000 ईस्वी में 70 प्रति हजार थी, उसको 30 प्रति हजार तक लाने का प्रयास करना। अब आते हैं हमारे दीर्घकालीन उद्देश्य, जिन्हें हमें लंबे समय तक इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। जैसे 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य, और वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया। उस समय कुल जनसंख्या भारत की 170 करोड़ होगी। इस प्रकार ये हुआ हमारा जनसंख्या भूगोल।